नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़े वाहनों के लिए बदली यातायात की व्यवस्था। जागपुर घाट गायखुरी के रास्ते गोंगले होगा रूट। मोटी फीस, निजी स्कूलों में पढ़ाई टाई टाई फिश। अभिभावक नहीं है निजी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट। भतीजे की पिटाई से चाचा की मौत। लामता के डोगर बोड़ी की घटना। लालबर्रा और बालाघाट के अलग अलग स्थानों पर मिला 2 महिलाओं का शव। बैंकों के बदले नियम, काम नहीं आएगी पुरानी पासबुक और चेक। 22,420 छात्रों ने किया 12वीं हिंदी विशिष्ट का पर्चा। जिले में बना एक नकल प्रकरण। और नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला। चंद्रपुरी के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया के समीप खामघाट रोड में नाली के पास 1 मार्च को प्रातः एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी खबर फैलते ही लोगों का भारी हुजूम लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत महिला रूबीना 1 मार्च को प्रातः लगभग 11 बजे से लापता थी, जिसकी परिजनों के द्वारा पास पड़ोस व रिश्तेदारों में पतासाजी की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों के द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बताया गया कि रूबीना की शादी 7 वर्ष पूर्व हैदराबाद में हुई थी, जिसकी एक 6 वर्ष की बेटी है, जो अपने पिता फैसल मेमन के साथ हैदराबाद में रहती है। फैसल मेमन का कुछ वर्ष पहले तलाक होने के बाद रूबीना अपने माता पिता के साथ चित्रगुप्त नगर में बालाघाट में रह रही थी, जो घरेलू महिला थी। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत ददिया सरपंच कृष्ण कुमार महोबे ने बताया कि प्रातः उन्हें ग्रामीण के द्वारा जानकारी दी गई कि उनके मकान के सामने रोड किनारे नाली में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसके बाद वहां जाकर देखा गया तो ददिया खामघाट रोड पर नाली में शव के सिर वाला भाग नाली में और आधा भाग बाहर था। इस घटना की सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। घटना तो एक ऐसी है कि ददिया और खामघाट रोड पे ग्राम ददिया के बीच में ही एक लाश, महिला लाश दिखाई दे रही है। यहाँ पे लाश को नाली में डाल दिया गया है। लगता है कि वो लाश अपने यहाँ की नहीं, वो बाहर से कहीं से लाके डाली गई है और ये लाश करीब रात के 12 के बाद ही डाली गई है। आपको जानकारी कैसे लगी? क्या है, मकान मालिक घर के सामने, मतलब उसी के सामने है जो लाश है। एक उमान जामर करके है जिसका मकान है सामने, तो उन्होंने सवेरे मुझे आकर के बताया कि हमारे घर के सामने एक नाली में लाश पड़ी हुई है। तो वो लाश क्या है, मतलब इस कुबड़ी टाइप की थी, पट टाइप की, तो मात्र उसका पाँव भर दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने थाने में रिपोर्ट किया, टीआई साहब को बताया, 100 नंबर को डायल किया और मौके पे पुलिस आकर के उसकी छानबीन कर रही है। बालाघाट निवासी अनीस मेमन ने बताया कि मृतिका रूबीना चित्रगुप्त नगर बालाघाट निवासी उनके बड़े साले मुनाफ भाई की बेटी है। 1 मार्च को सुबह परिवार के लोगों ने जानकारी दी कि प्रातः लगभग 11 बजे से रूबीना लापता हो गई है, जिसकी परिजनों के द्वारा पड़ोस व रिश्तेदारों के यहाँ पतासाजी की गई, जिसके बाद लगातार पतासाजी की जा रही थी। ये कल सुबह हमें परिवार के लोगों के द्वारा फ़ोन आया था कि ये सुबह कल 10:30-11 बजे से घर से लापता हो गई थी और हम लोगों ने इसको दिन भर तलाश किया, रात में भी तलाश किया। आज सुबह हमें ये खबर लगी कि एक मुस्लिम महिला की बुर्का पहनी हुई लाश लालबर्रा के आगे ददिया में प्राप्त हुई है, बरामद की गई है। तो हम लोगों को जब वहाँ से पुलिस स्टेशन लालबर्रा से उसकी व्हाट्सएप में फ़ोटो मिली तो मैं खुद वहाँ गया था और मैंने तस्दीक किया कि ये मृतका जो है रूबीना कच्छी, पिता मुनाफ कच्छी, इन्हीं की यानी डेड बॉडी थी। ये कब से मिसिंग थी भाई? ये कल सुबह 11 बजे से करीब मिसिंग थी। तो कहीं खोजबीन की होंगी आपने? हमने कल दिन भर तलाश किया, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में, जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार समझी रहते, जितने भी परिचित लोग हैं उन लोगों की सब जगह हमने तलाश किया और रात को हम 3 बजे तक के तलाश करते रहे। आज हमने सवेरे स्टेशन में जाके फुटेज भी देखने की कोशिश की थी, लेकिन हम फुटेज देख रहे थे उतने में ही हमें खबर लगी कि एक लाश मिली है। तो हम लोग फिर लालबर्रा से पहुँचे और लालबर्रा से हमें मालूम चला कि मृतका ही रूबीना जो है उसी की लाश है। ससुराल से क्या ताल्लुकात कैसे थे उनके? थाना प्रभारी
प्रभारी महिषाराम रोमने ने बताया कि ग्राम ददिया में महिला की लाश मिलने की सूचना के बाद मौके पर जाकर देखा गया तो महिला की लाश नाली के पास पड़ी थी। एफएसएल टीम को बुलाकर बारीकी से निरीक्षण करवाया गया और मृतिका की पहचान बालाघाट निवासी रूबीना के रूप में की गई। सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये ग्राम ददिया में एक लेडीज की डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी। मौके पर आके देखा तो उसमें एक महिला बॉडी जो कि नाले में थी, तो एफएसएल पार्टी को बुलाया गया, मौके का निरीक्षण कराया गया और मौके की कार्रवाई पश्चात अभी पीएम के लिए बॉडी रवाना कर दी गई है। मृतका की पहचान बालाघाट के एक महिला के रूप में हुई है, तो उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। मर्ग कायम करके इसमें जांच की जा रही है। सर, क्या प्रतीत होता है, क्या कोई चोट के निशान कुछ ऐसे दिखाई दिए? हाँ, उस सिर में उसको चोट के निशान प्रतीत हुए हैं, बाकी पीएम के बाद में जो क्लियर होगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। यह अंक उन्हें बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाली अंक सूची में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वालों को 30 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर 20 अंक, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी छात्रों को 10 अंक बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो बच्चे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों को मध्य प्रदेश शासन एमपी बोर्ड के द्वारा स्कूल इवेंट्स में साले स्कूल खेल प्रतियोगिता में जो राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट करता है उसको 10 नंबर का बोनस अंक, जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करता है उसको 20 नंबर का बोनस अंक और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करता है उसको 30 नंबर का खिलाड़ियों को वो बोनस अंक दिया जाता है मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा। अच्छा सर, ये जो बोनस अंक है इनके अंक सूची में ऐड होगा? हाँ, ये जो बोनस अंक है ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी को अलग से शो किया जाता है। उनकी मार्कशीट में एक अलग से कॉलम बना होता है, उस कॉलम में शो किया जाता है कि यह यदि राज्य स्तरीय खिलाड़ी है, राज्य स्तर में पार्टिसिपेट किया तो उसको 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा और यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो उसको 30 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो 20 नंबर का बोनस। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा कारगर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों की कमी लगातार बनी हुई है। हालत यह है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना नहीं हो पाई है। हालांकि व्यवस्था के तौर पर डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सक उन्नति पिछौड़े की सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन वह नेत्र रोग से पीड़ित मरीज जिन्हें सर्जरी करानी है उन्हें जिला अस्पताल से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ आरसी पनिका ने बताया कि जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं है। शासन स्तर पर महिला चिकित्सक की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह सर्जरी करने में और सक्षम है और शासन का ध्यान आकर्षण करवाया जाएगा। यदि आप चेक से लेन देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश में सितंबर 2020 तक चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत सितंबर से बैंक नॉन सीटीएस चेक स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपके पास भी पुराने चेक बुक है तो आप अपने बैंक जाकर नई सीटीएस चेक वाली चेक बुक ले सकते हैं। आगामी समय में पुराने नॉन सीटीएस चेक बैंकों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप चेक से लेन देन करते हैं तो आपको नई सीटीएस चेक वाली चेक बुक बैंक से लेनी होगी। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को नॉन सीटीएस वाली चेक बुक बदलकर नई सीटीएस वाली चेक बुक वितरण करने के निर्देश जारी किए गए। उसमें जो चेक बुक है, चेक बुक तो रहेगी, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें एक प्रक्रिया अभी बदल गई है, क्योंकि पहले स्थानीय स्तर पर क्लियरिंग हाउस लगता था और हमारा चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते थे। आउट स्टेशन चेक होता था तो हमको यदि जबलपुर भेजना हो तो 20 से 25 दिन लग जाया करते थे, डाक के माध्यम से उसका कलेक्शन हो पाता था। अब उसकी जगह सीटीएस क्लियरिंग एक नया सिस्टम चालू है। इसके अंतर्गत जो है अभी तो बालाघाट जिले में जिला स्तर पर ये सुविधा लागू है कि जी आपका खाता जिस बैंक में है उसी बैंक में वो सीटीएस क्लियरिंग है और वही बैंक अपनी शाखा से ही डायरेक्ट क्लियरिंग के लिए चेक लगाएगा और 1 दिन के भीतर उसका जो है कलेक्शन हो जाएगा।
तो ये चेक, इसके लिए एक स्पेशल जो चेक में कोडिंग होती है, तो उस कोडिंग को पढ़ने के लिए स्पेशल चेकबुक जो CTS क्लीनिंग चेकबुक जो है वो प्रदाय की जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया, ताकि ग्राहकों को इसका जो है त्वरित लाभ मिल सके। कब से चालू होगा ये बैंक बदलने का नियम, यानी चेकबुक बदलने ये का तो प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2 मार्च को हिंदी विशिष्ट के पर्चे के साथ शुरू हो गई। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी हिंदी विशिष्ट का पर्चा 127 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 23,097 छात्रों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन पहले ही पेपर में 677 छात्र अनुपस्थित रहे। इस तरह 22,420 छात्र परीक्षा में उपस्थित थे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में हिंदी का पर्चा सबसे सरल माना जाता है। बावजूद इसके शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा में एक छात्र नकल करता हुआ पकड़ा गया, जिसका नकल प्रकरण बनाया गया। लालबर्रा के तहसील कार्यालय में दुकानदारों व व्यापारियों के द्वारा पहुंचकर तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया के नाम कानूनी गौशाखा प्रभारी श्री धरडे को ज्ञापन सौंपकर दुकानों के सामने 5 फीट की हवाई टीन शेड लगाने की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की गई। इस दौरान दुकानदारों व व्यापारियों के द्वारा एकजुट होकर व्यापारी एकता संघ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी आवाज बुलंद की गई। व्यापारियों ने बताया कि तहसीलदार के द्वारा गत 29 फरवरी को मौखिक निर्देश दिए गए थे कि दुकान के बाहर जो भी टीन का शेड बना हुआ है उसे निकाल दें, जिसका पालन करते हुए अस्पताल रोड में मौजूद दुकानदारों व व्यापारियों ने अपनी दुकानों के टीन का शेड निकाल दिया है और तहसीलदार के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। व्यापारी संघ के माध्यम से लगातार अतिक्रमण हटाओ मुहिम के जो जानकारी मिली, व्यापारी संघ ने अपनी अपनी दुकानों के सामने टीन के शेड खोल दिए। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि दुकान के सामने अगर टीन के शेड नहीं होंगे तो हम अपने ग्राहक को कहाँ खड़े रखेंगे, पानी से कैसे बचेंगे, धूप से कैसे बचेंगे। इस बात के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिए हैं। चूँकि जो मेन अतिक्रमण है वो सब्जी मंडी आसपास पर है, वहाँ पर जब भी कोई ग्राहक आता है तो अपनी कारें, मोटरसाइकिलें, अन्य जो भी उनके सामान होते हैं वो या तो अस्पताल रोड पे खड़े कर देता है या कभी मेन रोड पे खड़ी कर देता है। मैं चाहूँगा कि जो अंदर की भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाई जाए और हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। व्यापारी को अगर इसी तरह शासन के और प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाएगा, हम लोग निरुत्साहित होते हैं हमेशा। दुकानदारों व व्यापारियों ने धूप एवं बरसात के समय निजात पाने के लिए दुकानों के सामने 5 फीट का हवाई शेड बनाने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए निवेदन किया था, ताकि उन्हें व्यवसाय करने में सहूलियत हो सके। आज हम लोग ने माननीय तहसीलदार महोदय के इसलिए आए हैं कि अभी 2 दिन पहले से लगातार तहसीलदार महोदय द्वारा कोटवार के माध्यम से हमको सूचना दी गई, ढूंढी पिटवाई गई कि आप सभी लोग जो अतिक्रमणकारी हैं अपना अपना टीन सेट खोल लीजिए। हम सभी लोगों ने अपना अपना टीन सेट तो खोल लिए हैं, लेकिन आज तहसीलदार महोदय से हम निवेदन करने ये आए हैं कि हम सब व्यापारी हैं और जो हमारी दुकान है उसके सामने कम से कम 5 फीट का टीन सेट लगाने की हमको अनुमति इसलिए दी जाए, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर अभी आप देख रहे हो कि मार्च का महीना चालू हो गया है, आगे अप्रैल और मई आएगा, ये भीषण धूप का समय रहेगा। आज हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आए दिन रोडों में टीन सेट हटाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के जो सिस्टम चल रहे हैं उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमने आज से 1 महीना पहले ग्राम पंचायत अमोली द्वारा पूरे पांडवनी द्वारा संपूर्ण व्यापारी को बुलाकर एक सिस्टम से सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि भैया आप लोग क्या चाहते हैं, और बैठ करके जो नियम बनाया गया उस नियम के अनुसार वहाँ से रोड बनी।
और वो आज व्यापारियों के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा बना। वैसे ही अगर इस रोड पर अगर इन लोगों को काम करना है या रोड को सिस्टम से बनाना है तो उसको एक लोकेशन बना दे और कह दे कि भैया आप ऐसा नहीं ऐसा करें। और आज आए दिन जो समस्या रहती है कि रोडों पे गाड़ियां खड़ी करना, ये करना, वो करना, तो ये तो सिस्टम चलता है। बालाघाट शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय के सभा हॉल में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्टर्स की बैठक ली गई। इस दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने ट्रांसपोर्टर्स को निर्देशित किया कि शहर में संचालित बस, ट्रक और अन्य मालवाहकों को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखें। कोई भी वाहन रोड किनारे और रास्ते व मोड़ पर खड़े ना करें। सभी बस, ट्रक और छोटे बड़े मालवाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट को उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अपने बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और अन्य वाहनों के ड्राइवरों को बताएं कि शहर के अंदर वाहनों को धीमी गति से चलाएं ताकि दुर्घटना ना हो। बसें खड़ी करने के लिए जगह उपलब्ध कराने के बाद भी बूढ़ी रोड पर अन्य स्थानों पर बसें खड़ी रहती हैं। कलेक्टर ने बस संचालकों से सहयोग की अपेक्षा की है। निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शहर में रोड किनारे लगी सफेद पट्टी के अंदर ही वाहन रखा जाए। जहां पर भी रोड किनारे सफेद पट्टी के अंदर वाहन नहीं पाए गए तो वाहनों को जब्त कर कार्यवाही की जाएगी। आमतौर पर देखने में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स जो है हमारे वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा, नो एंट्री का समय रहता है और नो एंट्री के कारण से व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। दूसरा समस्या ये आ रही है कि जब नो एंट्री के समय जब हम जब भी रास्ता खोलते हैं तो उस समय ट्रक वाले तेज़ी से कई बार चलाते हुए मिलते हैं, जिस कारण से दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। प्रयास ये किया गया था कि स्कूलों के समय को सेट करके उसके अनुसार स्कूलों से अनुरोध करके उनका समय को परिवर्तित करवाया गया। उसके बाद नो एंट्री को खोला गया था, लेकिन बावजूद उसके कई बार घटनाएं घटित होती जा रही हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि अब ट्रैफिक को एक रास्ते बाहर के रास्ते से, जो कि कलेक्टर आपका दुर्गावती चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए कोतवाली के रास्ते से और पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से उसको निकाल करके बाकी नवेगांव गोंगली होते हुए गोंगली नवेगांव होते हुए वापस भैया रोड पर डाला जाए। जो वाहन आप गोंदिया रोड पे जाना चाहते हैं गोंदिया रोड पे निकल जाएंगे और जो वाहन भैया रोड पे जाना चाहते हैं भैया रोड पे निकल जाएंगे। बाकी लामटा रोड का जो ट्रैफिक है वो यथावत रखा जाएगा। प्रयास ये किया जाएगा कि लामटा रोड का ट्रैफिक जो है लालबर्रा के रास्ते से डायरेक्टली लामटा रोड पे चला जाए। ये प्रयास है, इसी को करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए आज निरीक्षण एसपी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाने वाली टीएल बैठक में इस बार सीएम हेल्पलाइन और कोरोना वायरस मुख्य मुद्दा रहा। कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विश्व के 30 देशों में फैले कोरोना वायरस के विषय में बताया गया कि यह स्वाइन फ्लू से बड़ा है। इसका लक्षण खांसी, सर्दी और छींके आना है। अपने देश में केरल में 2 केस मिले हैं। बालाघाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ चाइना के लोग भरवेली और मलाज खंड में है। शहर में चाहे दूसरी गली के बाद एक प्ले स्कूल या फिर अंग्रेजी माध्यम के नाम पर स्कूल संचालित हो जो मोटी फीस लेकर आपके बच्चों को बेहतर तालीम देने का दावा करे, लेकिन कितने फीसदी परिजन ऐसे हैं जो इस हायर और फायर वाली पढ़ाई से संतुष्ट है। इस विषय पर जब हमने लोगों से चर्चा की तो उनमें से अधिकांश परिजन वर्तमान समय की पढ़ाई से नाराज और संतुष्ट नजर नहीं आए। शहर के अधिकांश लोग एक स्वर में यही बोलते दिखाई दिए कि कितनी भी फीस दे दो, स्कूल चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन पढ़ाई बेहतर नहीं है। आखिर ट्यूशन भेजना ही परिजनों की आखिरी मजबूरी बन जाती है। कि प्राइवेट स्कूलों में जो है मोटी रकम तो ली जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे क्या क्या दिया जा रहा है? सुविधाओं के नाम पे तो समझ नहीं आता है कि बच्चों को इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अलग से ट्यूशन भेजना पड़ता है। बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास जो होना चाहिए स्कूल में वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो शिक्षा प्रणाली है अपने राज्य की उससे बहुत दिक्कत है। होना तो ये चाहिए कि ये जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो भी है, उसमें सारी सुविधाएं एक साथ सभी जगह होना चाहिए।
अच्छा ये बताइए किस तरीके की पढ़ाई होती है? अभी जैसे देखा जा रहा है कि मोटी रकम तो ली जाती है प्राइवेट स्कूलों में। वो तो है ही, और साथ में उनको कोचिंग भी लगाना पड़ रहा है, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनको गवर्नमेंट में डाल दे और कोचिंग करवा ले, वो अच्छा है। प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल ही पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है। किस तरह की मतलब सुविधा देना चाहिए? कोई भी सुविधा नहीं है। अगर 3 महीने लेट फीस पटा रहे हैं तो वो लोग टीचर्स बोलते हैं कि नहीं पे दो, उनका पूरा ड्यू दो। तो ये क्या होता है कि मतलब अगर लेट पटा रहे हैं लेकिन एक साथ पटा रहे हैं, फिर भी अभी आपका बच्चा कैसा है? अभी वीक है, उतना खास नहीं है पढ़ाई में। फिर भी किस तरीके से पढ़ाना चाहिए था बच्चों को? जैसे प्राइवेट जिस तरह से पैसे लिया जा रहा है उस तरह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है। हम लोग तो मतलब असंतुष्ट हैं। लोगों ने तो यहां तक की मांग रखी कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहिए, जिससे आम आदमी निजी स्कूलों की तरफ रुख न करे। ये एक प्रकार से निचले तबकों का शोषण ही है, जिसमें केवल उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है और निम्न स्तर के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। यानी सरकार कहीं ना कहीं दो राह की बातें कर रही है। इसमें सरकार की गलती है जो ऐसे स्कूलों को रजिस्ट्रेशन देती। पहले बैकग्राउंड देखना चाहिए कि प्लेग्राउंड है कि नहीं, खेलने की सुविधा है कि नहीं, पानी की सुविधा है कि नहीं, अच्छा वातावरण है कि नहीं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन इशू करवाना चाहिए। तो बच्चों को ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? बालाघाट में तो 40% ऐसे स्कूल हैं जिनमें ये सारी सुविधाएं नहीं है। लोग मकानों में स्कूल चला रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में तो सुविधाओं का नाम तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है। और नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए सरकार को, और शिक्षा मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए स्कूल में। जैसे प्राइवेट स्कूल है तो कम से कम खेल के ग्राउंड होना चाहिए, सारी फैसिलिटी होना चाहिए। हाँ, बालाघाट में तो बहुत सारे स्कूल है, लेकिन वो ये पुराने पद्धति से चल रहे हैं। अच्छा, निजी स्कूलों में किस तरीके की पढ़ाई होती है? प्राइवेट स्कूल में तो वही पुराने पद्धति से चल रहे हैं, और बच्चों को बढ़िया फैसिलिटी भी देना चाहिए ताकि उनका मन भी बढ़िया लगे। खेल कूद में ग्राउंड बढ़िया रहना चाहिए, उनके लिए सारी फैसिलिटी करना चाहिए। यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी यह कह दिया कि वर्तमान समय में पढ़ाई का स्तर बहुत ही निम्न है, चाहे वह निजी स्कूल क्यों ना हो। पुराने समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर है। पहले की पढ़ाई, पहले भी अगर पढ़ते थे तो 5वीं का और करते थे, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पैसे लेने का काम पैसे लेने का काम कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए था? फिर भी प्राइवेट के हिसाब से अच्छी कड़क पढ़ाई होना चाहिए। बच्चों को दूसरी जगह प्राइवेट में पढ़ने के बावजूद भी ट्यूशन लगाना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले परिजन भी मानते हैं कि आज के समय की पढ़ाई पूरी की पूरी तरह ट्यूशन पर आधारित हो गई है। मोटी रकम तो ली जाती है भैया स्कूलों में, लेकिन बच्चे में मतलब पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है प्राइवेट स्कूलों में। और जो बच्चा, अगर वही स्कूल का बच्चा अगर वही मैडम के पास में अगर ट्यूशन जा रहा है, तो मैडम अगर बच्चा अगर अच्छा भी है पढ़ाई में, तो वो जो ट्यूशन जा रहे हैं वो बच्चे को नंबर ज़्यादा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निजी स्कूलों की मान्यता और उनके संचालन के विषय में सीधा कुछ बोले बिना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर बात टालते हुए दिखाई दिए, तो हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस विषय पर सवाल किया, तो वे भी सीधे सीधे सवाल का जवाब न देते हुए बातों को थोड़ा घुमाकर बताते हैं और कहते हैं कि अभी तो मान्यता के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद जांच की जाएगी। अभी जो है हम मान्यता नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण ऑनलाइन जो है अब मोबाइल ऐप के माध्यम से ही मान्यता नवीनीकरण किए जा रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं जो है स्कूल जा रहा हूँ। और ऐसे स्कूल जो मिलते जा रहे हैं तो उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप अपने स्कूल में जो कमियां हैं उनको पूरा करें, और नहीं तो आपका मान्यता नवीनीकरण के लिए जो है प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं भेजा जाएगा। ऐसे कितने स्कूल है सर जिनको अभी तक नोटिस दिया और वो उनमें कमियां पाई गई? क्या क्या कमियां हैं? हमारे पास जो जितने के नवीनीकरण के आवेदन आए हैं उसमें से हमने 15 स्कूलों का निरीक्षण अभी तक कर चुके हैं। चूँकि डेट 15 तारीख तक करना है, मार्च तक, इस बीच 5वीं 8वीं की भी एग्ज़ाम चल रही है, वो भी देख रहे हैं। तो हमने 15 स्कूल में से हमको 10 स्कूल तो बहुत अच्छे ही मिले, अच्छे स्कूल हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। 5 स्कूल ऐसी हैं जिनमें समस्या मिली है, तो हमने उनको जो है संबंधित स्कूल को नोटिस दे दिया है, और वो यदि समय सीमा में पूरा कर लेते हैं कमियों को, तो उनका मान्यता प्रकरण आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। सर, ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी मोटी रकम ली जाती है पालकों से, उसके बावजूद भी वहाँ पे बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती। ये एक समस्या है। अब लेकिन क्या है कि प्राइवेट स्कूल हैं जो वो बच्चों की फीस के पर ही आश्रित रहते हैं। शिक्षक को वेतन, उनके भवन और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो इसी पे आश्रित रहते हैं। तो फिर भी शासन के द्वारा नियम है कि 10% से ऊपर
फीस वो नहीं बढ़ा सकते। यदि कोई स्कूल की शिकायत पालक हमको आके करता है कि उसने 10% से ऊपर फीस बढ़ाई है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर फीस तो ले रहे हैं लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छे से नहीं आ पा रहा, काफ़ी पालक लोग नाराज हैं। हाँ, ये जिन स्कूलों में सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए या जो आरटी के मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस विषय पर जब जिला शिक्षा अधिकारी दो टूक शब्दों में कहते हैं कि निजी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग आयोजित की जाती है, इस दौरान परिजनों को होने वाली परेशानी इस मीटिंग में रखनी चाहिए। यदि स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जाती तो सीधे सीधे शिक्षा विभाग में शिकायत करना चाहिए, जिसके आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते शिक्षण सत्र के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से गुणवत्ता का पालन नहीं करने पर नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सुविधा के अभाव में सैकड़ों छात्रों को पढ़ाई करना पड़ा। फिट रहेगा इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के द्वारा दंड बैठक लगाइए और प्लेटफॉर्म टिकट पाइए योजना शुरू की गई है। हालांकि यह देश के बड़े स्टेशनों में शुरू किया गया है, बालाघाट जैसे छोटे स्टेशन के लिए यह योजना शुरू नहीं हुई है। इस विषय पर प्रभारी स्टेशन प्रबंधक भी यही जानकारी देते हैं। नहीं, अभी हमारे पास में तो ऐसा फ्री टिकट के कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं, और जैसे कोई ऑर्डर्स आएंगे उस बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है फिर उसको देख के फॉलो किया जाएगा। सर किस तरीके का मतलब ये ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? नहीं, अभी हमारे पास जब कोई ऑर्डर्स आए नहीं है तो उस बारे में मैं डिटेल में कुछ बता ही नहीं पाऊँगा। तो कहीं लगे हैं ऐसे कुछ बड़े बड़े शहरों में लगाए जाने की बात की जा रही है, जिसमें दंड बैठक लगाने के बाद ही प्लेटफॉर्म। देखिए, जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक ऑर्डर नहीं मिल पाता तब तक उस बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं। रेलवे के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर एक मशीन लगाई जा रही है, जिसमें 20 बैठक लगाने पर प्लेटफॉर्म का टिकट अपने आप जनरेट हो जाएगा और उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की पेरेंट्स मीटिंग की तर्ज पर समिट मीट का आयोजन महाविद्यालयों में किया जा रहा है। 3 और 4 मार्च को स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की समिट मीट का आयोजन किया गया है, लेकिन इस मीट में दूरस्थ क्षेत्र से बालाघाट आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के परिजनों ने आने पर असमर्थता जताई है। क्योंकि हम तो 60-70 किलोमीटर दूर गांव से आते हैं, हम यहाँ रूम से रहते हैं। हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, कुछ छात्र छात्राओं के पिताजी बाहर भी रहते हैं, तो सफल भी हो सकती है। कुछ स्टूडेंट के पिताजी आ सकते हैं, कुछ के नहीं आ सकते। तो आपके पिताजी आएंगे, आ सकते हैं? हमारे पिताजी तो मजदूरी करने के लिए नागपुर में रहते हैं, अब उनको बताएंगे आ भी सकते नहीं भी आ सकते। सर क्या है, हम लोग थोड़े दूर से आते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर है, उपवा सोनपुरी से हूँ मैं। तो क्या है, घर में अब खेती बाड़ी का भी थोड़ा काम रहता है और घर में ज़्यादा लोग तो है ही नहीं है, भैया लोग भी बाहर रहते हैं। हम 3 भाई हैं, जिसमें से हम तीनों भाई बाहर रहते हैं और घर में मम्मी है, बाबूजी है, वो घर की देखरेख करते हैं और खेत वेत का। तो वो मुश्किल लगता है इसमें कि वो अपना मतलब समय आके दे सके। अच्छा, ये मगर ये मीट जो करवा रहे हैं इसको क्या मानते हैं, ठीक है या नहीं है? देखिए, आप एक हिसाब से तो अच्छा भी, क्योंकि ऐसी मीटिंग कराते रहना चाहिए, जिससे क्या है बच्चों की थोड़ी कमजोरियाँ और बच्चों के बारे में जो चीज़ आगे क्या करना है वो पता चलता है इसमें। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा भेजे गए आदेश के विषय में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि एडमिशन के समय छात्रों के परिजनों के मोबाइल नंबर लिए गए हैं, उन पर समिट मीट की जानकारी भेज दी गई है। उसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरियर या उनके आगे के शैक्षणिक कार्य के लिए उनके पालकों गार्जियंस को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो वो लोग आएंगे तो उनसे जो उनके संबंधित विषय के शिक्षक हैं वो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी अटेंडेंस के बारे में जानकारी देंगे और ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस है वो चर्चा की जाएगी और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका और महाविद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं। तो अपनी जो महाविद्यालय की सीमाएं हैं उसके अंतर्गत उनके समाधान उसके दिए। पालकों को तो जितने हैं पालक, मान लीजिए 6000 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी पालकों को सूचना, चूँकि स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर सत्र के प्रारंभ में ही एडमिशन के समय हम लोग के पास होता है, तो उन लोगों को पत्र दिया जा रहा है, बच्चों को बुला के हार्ड कॉपी में दिया गया है और टेक्स्ट मैसेज भी किया जा रहा है। तो सूचना देने की समस्या नहीं है। ये ज़रूर है कि अब उतने दूर से यदि पेरेंट्स नहीं आते हैं तो हम लोग उनसे फ़ोन पर चर्चा करेंगे और जो उनको एक हार्ड कॉपी पत्र दिया जा रहा है उस पर उनकी जो है सहमति लेंगे
और उनके जो विचार हैं वो उनसे प्राप्त कर लेंगे, और यदि कुछ समस्या है तो वो भी उस पर करेंगे। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम डोंगरबोड़ी में इसी ग्राम के व्यक्ति सतनलाल सिरसाम की उसके भतीजे अशोक सिरसाम ने लाठी से बेरहमी पूर्वक मारकर हत्या कर दी। घटना के विषय में मिल रही जानकारी के अनुसार बीती रात यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। लामता पुलिस ने मामला पंजीबंद कर जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त मुहिम में शरेखा रेलवे फाटक के निकट हटाए गए अतिक्रमण को व्यवस्थित करने के लिए पोल शिफ्टिंग का कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया। पोल शिफ्टिंग कार्य में लगे अमले के अनुसार नगर पालिका के द्वारा 5 पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद से यह पोल बीच सड़क में दिखाई दे रहे थे, जिसे देखते हुए पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। नए पोल पुराने पोल की तुलना में लगभग 5 से 10 फीट अंदर लग रहे हैं। वर्तमान समय के अनुसार पुराने पुल की तुलना में नए पुल की ऊंचाई भी और अधिक रखी गई है। जानकारी यही दी जा रही है कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर यह पोल शिफ्टिंग और तार सेटिंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद सरेका बैयर बाईपास के पोल और तार से शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत चंदपुरी में एक लड़की का अपहरण किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित परिजन, ग्रामीण व हिंदू संगठन पदाधिकारियों के द्वारा 2 मार्च को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा हाई स्कूल मैदान स्थित सभा मंच में रैली निकाली गई। यह रैली पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल और मुख्य मार्ग होकर थाना परिसर पहुंची, जहां पर नारेबाजी करते हुए लड़की को तत्काल ढूंढकर परिजनों को सौंपे जाने की मांग की गई। जिसके बाद परिजनों, ग्रामीणों व पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से चर्चा कर लड़की की जल्द से जल्द पतासाजी किए जाने की मांग की।
ये घटना लगातार लालबरा क्षेत्र में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं और ये 10वीं घटना है। हम ये कह सकते हैं कि ये घटना षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है, बलपूर्वक की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन को जगाने के लिए। और आज हम थाने में जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे कि भाई इस प्रकार की लालबरा क्षेत्र में अनेक घटनाएं घट रही हैं और हिंदू समाज की जो नाबालिग और बालिग बेटियों को बरगला करके, दबाव करके, अपहरण करके, प्रभावित करके यहाँ से इनको लेके जाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से एक घटना होती तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई प्रेम प्रसंग हो सकता है, लेकिन लगातार 10 घटना होना निश्चित तो ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इस षड्यंत्र को हमने पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि इस षड्यंत्र को आपका पर्दाफाश करें और जो हमारी जितने परिवारों की बहनें और बच्चियाँ गई है उनको आप बरामद करके परिवार को सुरक्षित सौंपें। इसमें सर्वप्रथम जैसा कि रिपोर्ट की गई कि युवती अभी गुमशुदा है, मतलब कि वो मिल नहीं रही है। तो सबसे पहले तो हम इसी को यही मान रहे हैं कि ये अभी अपने किसी के बहकावे में आकर या किसी कारणवश या स्वयं जिस भी कारण से, परंतु अपने घर से कहीं चली गई हैं। हम लोग उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जब ढूंढ लेंगे तो उनके बयान होंगे, वो अपने बयान में जो बताएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। तो सर जैसा देखा जाए कि सर युवती बहुत लंबा काफ़ी टाइम हो चुका है सर, उसके बाद भी अभी तक की युवती मिल नहीं पा रही है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि जो भी हमारे साथ ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जो उनके मोबाइल नंबर हैं वो सब बंद आ रहे हैं, या उनके जो दोस्त हैं या घर परिवार से भी किसी से उन्होंने संपर्क नहीं किया है। जो जितने भी सूत्र मिले हैं 3-4 अलग अलग जगहों पर और कई चीज़ों में हमें जानकारी भी काफ़ी पॉजिटिव मिल रही है, तो वहाँ भी टीम्स गई हुई हैं। परंतु जल्दी हम लोग पूरा उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ढूंढ लेंगे, यही कहा जाए। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों के लिए वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति में बीते 19 फरवरी से ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है, लेकिन राजस्व विभाग की गलतियों के कारण करीब 150 कृषक पंजीयन से छूट गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त किसानों का खसरा प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। आज अंतिम तारीख थी। पंजीयन में थोड़ी एक समस्या है, जो अपने राजस्व के जो कर्मचारी पटवारी उनकी कुछ लापरवाही कहना चाहिए। जो क्षेत्र में खेत में बिना चेक किए गेहूं और चना में उनने डाल दिए पंजीयन को, यानी अपडेट किया गया उनके द्वारा। उनने क्या जो फसल लगी उस पर ध्यान ही नहीं दिए। क्या थोड़ी उनमें कमियां हैं कि बिना खेत में बिना क्षेत्र में जाते घूमे, यानी फील्ड में बिना गए गिरदावरी कर दी, बिना चेक किए अपने घर बैठे वो करते हैं। वो गलत तरीका है। प्रशासन ने खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? किसानों को भुगतना पड़ेगा। अब जिसने चना बोया है खेत में, उसका चना का ना होते हुए उसका गेहूं का हो गया, तो फिर वो चना कहाँ बेचेगा? जब सरसों की फसल लगाया किसान ने और सरसों अगर पंजीयन नहीं होगा उसके खेत का, तो फिर सरसों कहाँ बेचेगा? वो बिचौलियों को बेचना पड़ेगा उसको। लगभग कितनी सरसों आपके उसमें लगी थी? अपने खेत में तो लगभग 1 एकड़ में लगी थी। जबकि कृषकों के द्वारा खेतों में सरसों, गेहूं, चना बो दिया गया है, जिसके कारण उन्हें पंजीयन न होने से भारी आर्थिक हानि वहन करनी पड़ेगी। हाँ जी, हमारी फसल मतलब पटवारी खेत में नहीं आए और अपने घर बैठे अपडेट कर दिए उन्होंने, तो उसमें क्या है गेहूं और चने का पंजीयन हुआ है और हमारे खेत में लगभग 5 एकड़ में सरसों है। 5 एकड़ में आपने सरसों लगाया है और लगभग 20 कुंटल सरसों हो सकती है। अब वो 20 कुंटल सरसों को हम कहाँ बेचें? हमारा कहीं पंजीयन अगर आप बाजार में बेचते हैं तो क्या रेट से जाएगी वो? 3,3200 रुपये अधिक से। और यहाँ पर जो सरकार ले रही है वो किस रेट से? गवर्नमेंट के अभी रेट मेरे को पता तो नहीं, फिर भी 4,000 के ऊपर ही होगा। 4,000 के ऊपर होगा। तो इससे खामियाजा एक बड़ा खामियाजा जो है वो आपको बहुत लंबा। अच्छा ये बताइए, गिरदावरी के लिए पुनः सॉफ्टवेयर चालू होने की बात कही जा रही थी, आज गए थे आप पटवारियों से मिलने के लिए? राजस्व विभाग में गए थे? राजस्व विभाग में सर हमने फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनसे बात किए थे, तो उनने बोले थे कि वो अपन ने ग्वालियर भेज दिए हैं इसको सरसों के पंजीयन के लिए। हमने 2-4 नंबर भी दिए थे और उसको तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से ग्वालियर भेजा गया है। आप मतलब कैफे में आप कंप्यूटर में जाके चेक करा लो अपने रकबे। यहाँ आपने चेक करवाया? यहाँ चेक कराए तो यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा है। कुछ भी नहीं है। वहीं सोसाइटी में करीब 1233 कृषकों का पंजीयन हो चुका है और शेष 50 पंजीयन बचे हैं, जो किए जा रहे हैं, लेकिन
पोर्टल भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सर आज इस प्रकार की परेशानी है कि आज दिन भर से सॉफ्टवेयर ही नहीं चल पा रहा है। कम से कम आज 20 पंजीयन हो पाए हैं, जिसमें से हम 3 ऑपरेटर सहायक हैं, यानी सांगी सोसाइटी से बुलवाए भैया लोग को, जिसमें से दिन भर से सॉफ्टवेयर ही नहीं चलने के कारण 20 पंजीयन किया गया आज। मात्र 20 पंजीयन हुए हैं। और अभी बाकी कितने हैं? हमारे पास बाकी 50 है, बाकी कुछ तो रिजेक्ट वाले हैं। अच्छा, रिजेक्ट वाले भी हैं। गिरदावरी के अभाव में जो रिजेक्ट हुए वो है। हाँ, तो यानी सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। ये सर्वर का प्रॉब्लम अभी पर डे चल रहा है, जिसके कारण हमको देर रात तक बैठना पड़ रहा है। तो समय समाप्ति की क्या सीमा है इसमें, सर्वर बंद होने की? समय तो 12 बजे तक का है, लेकिन यहाँ तो 6:17 पे ही मैसेज अलर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण आगे सेंड ही नहीं हो पा रही है OTP वगैरह। तो किसान का पंजीयन हम किस प्रकार करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारे। क्योंकि अभी तक तो हमारे पास जो पंजीयन है 1233 करीब पंजीयन हो चुके हैं, और अभी हमारे पास 50 पंजीयन अभी शेष बाकी है पंजीयन करने के, जिनकी आज संभवतः 12 बजे रात तक हम उसको प्रयास करके कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ऑनलाइन में जिन किसानों के खसरे प्रदर्शित नहीं हो रहे, जो गिरदावली के कारण जो परेशान हो रहे थे किसान, कम से कम ऐसे 150 किसान अभी तक हमारे संपर्क में आए जिन लोगों का गिरदावली में उनके प्रदर्शित नहीं हो रहे कि उनको कौन सी फसल बेचना है। आज राजस्व विभाग द्वारा, पटवारी महोदय द्वारा बार बार फोन आ रहे थे कि आप ऐसे किसानों को हमारे पास भेजिए, शायद आज वो साइट चालू होने वाली है। आज किसान दिन भर पटवारी, SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और हमारे बस चक्कर लगाते रहा। हमारे साथ ये विडम्बना है कि जब तक हमारे इस पे प्रदर्शित नहीं होगा तब तक हम किसान की किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। आज आखिरी दिन किसान गिरदावली के चक्कर में जो राजस्व विभाग से द्वारा जो गलती की गई है, उसका किसानों ने आज बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। अब वो लोग तो क्या, आखिरी डेट है, उनका पंजीयन नहीं होंगे तो अपनी उपज को बेच ही नहीं पाएंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों की खरीदी का आज अंतिम दिन। पंजीयन का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लॉक हो चुका है। हालांकि अभी लॉक होने में 12 बजे की अवधि, 12 बजे का समय अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है, शाम के 7 बजे पूरी तरह से सिस्टम जो है वो लॉक हो गया है। किसी भी तरीके का जो पंजीयन है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या, गिरदावरी से जूझ रहे किसानों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। जिले की तिरोड़ी पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी रोहित उर्फ आकाश 99 उम्र 19 वर्ष निवासी बूढ़ी बालाघाट को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। तिरोड़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी द्वारा भगाकर ले जाया गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। 2 मार्च से शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय सुदेश पौराणिक, स्वर्गीय सुनील बिसेन, स्वर्गीय ओम भारद्वाज स्मृति हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच सुबह 8 बजे टाइगर 11 और मेडिकल 11 जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें मेडिकल जूनियर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 154 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान में उतरी टाइगर 11 ने ऑल आउट होकर 70 रन ही बना सकी। दिन का दूसरा मैच मिनिस्टर एकादश वारासिवनी और श्रमजीवी पत्रकार जूनियर एकादश के बीच खेला गया। मैत्री 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय और निर्धारित 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए। जवाबी पारी खेलते हुए पत्रकार 11 103 रन ही बना सकी। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम नेत्रा में 75 वर्षीय वृद्धा बदाबाई भलावी का शव गांव के नाले से बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मार्च की सुबह जब परिजन जागे तो उन्होंने देखा कि बदा अपने बिस्तर पर नहीं थी। परिजनों ने खोज खबर ली तो गांव के ही नाले किनारे बदाबाई का शव मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वारासिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम कोसरी टोला मुरझर में जारी अंतर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का 2 मार्च को समापन किया गया, जिसमें बड़गांव एवं रावण क्रिकेट क्लब कोसरी टोला के मध्य फाइनल मैच खेला गया,
जिसमें बड़गांव टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़गांव की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 7 विकेट खोकर 126 रन बनाए और कोसरी टोला को 127 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने उतरी कोसरी टोला के खिलाड़ियों ने जवाबी पारी में 10 ओवर में 3 गेंद पर 8 विकेट खोकर 127 रन का लक्ष्य हासिल किया। बाल चाहते तो विकेट हो सकता था कभी जी जिनके द्वारा सामने स्ट्राइक मुठड़ पंचायत इसके कोस्टोला में जो है बच्चों का इतना बड़ा उत्साह है क्रिकेट का। ये करीब 4 वर्ष से लगभग चल रहा है क्रिकेट, है ना। और बहुत अच्छी बात है कि एक छोटे से गांव से ही मतलब जो है जिला स्तर और प्रदेश स्तर और राज्य स्तर पे जो और देश के लेवल पे जो है मैच खेला जाता है। तो मैं बच्चों की बहुत प्रशंसा करूंगा कि आज छोटे से गांव में जो है इस क्रिकेट का आयोजन किए हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छा खेले और अपने गाँव का नाम रोशन करें, जिले का नाम। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का प्रारंभ 2 मार्च से हुआ, जिसमें प्रथम दिन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी विशिष्ट का पर्चा हल किया, जिसमें नगर में बनाए गए केंद्र शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केंद्र अध्यक्ष टी.एल. पंचे के नेतृत्व में परीक्षा संपन्न करवाई गई, जिसमें कमला नेहरू में 487 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें 58 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 429 परीक्षार्थियों ने पर्चा हल किया। इसी प्रकार कैरियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केंद्र अध्यक्ष जे.पी. डहारे के नेतृत्व में परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें 381 दर्ज परीक्षार्थी थे, जिनमें से 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। वहीं 379 परीक्षार्थियों ने पर्चा हल किया, जिनके लिए 15 कक्षाओं में व्यवस्था की गई। इस दौरान विद्यालय में हिंदी विशिष्ट का पेपर होने पर उड़न दस्ता नहीं पहुंच पाया, वहीं नकल प्रकरण भी किसी प्रकार के नहीं बने। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े वाहनों के लिए बदली यातायात की व्यवस्था, जागपुर घाट गायखुरी के रास्ते गोंगले होगा रूट। मोटी फीस, निजी स्कूलों में पढ़ाई टाई टाई फिश, अभिभावक नहीं है निजी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट। भतीजे की पिटाई से चाचा की मौत, लामता के डोगर बोड़ी की घटना। लालबर्रा और बालाघाट के अलग अलग स्थानों पर मिला 2 महिलाओं का शव। बैंकों के बदले नियम, काम नहीं आएगी पुरानी पासबुक और चेक। 22,420 छात्रों ने किया 12वीं हिंदी विशिष्ट का पर्चा, जिले में बना एक नकल प्रकरण। और नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, चंद्रपुरी के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।